हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद फखर दुरानी के हमरा प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। टॉक शॉक के आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाए जाने के हुकूमती फैसले के ऊपर। ये फैसला एक्चुअली किसने लिया, फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और साथ ही साथ इस फैसले के असरात क्या होंगे। फैसला ये जो हुकूमत की तरफ से लिया गया, इस पर अमल दरामद हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। इन तमाम इशूज़ के ऊपर हम मालूमात की बुनियाद के ऊपर आपको अपडेट्स देंगे। फखर दुरानी से बातचीत का आगाज़ करते हैं और आपको याद करके बताना ही है कि आसिफ बशीर चौधरी एक माह के लिए बरतानिया और तुर्की के दौरे पे चले गए हैं। तो एक माह मैं अकेला हूँगा या फखर दुरानी अगर टाइम निकाल सके तो ये मेरे साथ होंगे, नहीं तो हम आपको इंटरव्यूज़ भी कोई दिखाते रहेंगे। तो आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। फखर, आप ठीक है? शाह जी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ते हम। नहीं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात। हाँ, बेफिक्र रहें। अच्छा फ़खर, अता तारड़ ने, वफाकी वज़ीर है इत्तलात के, उन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे अनाउंस किया है कि हम PTI पर पाबंदी आयद करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा बैकग्राउंड देखने वालों को भी बता रहा हूँ कि कहा यह गया है कि हम एक रेफरेंस दायर करेंगे और 3 बंदों का नाम लिया गया है। 3 बंदों का नाम क्या लिया गया? उन्होंने कहा है जी कि बानी PTI यानी कि इमरान खान, फिर सदर आरिफ अलवी और कासिम सूरी, इन तीनों ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। इनके खिलाफ भी हम रेफरेंस दायर करेंगे, आर्टिकल 6 का, और जो पार्टी है उसको भी ख़त्म करेंगे और पार्टी को डिज़ोल्व करने के लिए हम रेफरेंस दायर करेंगे। ये तो अनाउंसमेंट आ गई गवर्नमेंट की तरफ से। अब आगे तरीकाकार क्या है वो भी बता देते हैं और फिर हम बताएंगे कि फैसला लिया किसने है, कब लिया है और ताख़ीर क्यों हुई है। ये सारी बातें हम आगे करेंगे। दूसरा पार्ट इसका ये है कि आइन का आर्टिकल 17 है, जो कि बड़ा वाज़े तौर पर कहता है, 1973 का जो आइन है उसके आर्टिकल 17 में लिखा है कि जब भी हुकूमत किसी भी जमात को बैन करने का फैसला करती है तो 15 दिन के अंदर एक रेफरेंस जाता है हुकूमत की तरफ से या स्पीकर की तरफ से, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ठीक है, हुकूमत इलेक्शन कमीशन के जरिए भी भेज सकती है और डायरेक्ट भी भेज सकती है। ठीक है जी। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसकी रेटिफिकेशन करती है और वो होता है। इससे पहले माजी में अवामी लीग जो कि शेख मुजीबुर रहमान की, उसके ऊपर भी पाबंदी पाकिस्तान ने लगाई थी। फिर नेशनल अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी नैप थी, उस पर पाबंदी लगाई। अगले ही दिन वो ANP अवामी नेशनल पार्टी बन गई। फिर एक और जमात जिसके ऊपर माजी में पाबंदी लगी थी 70s में 80s में, वो थी पाकिस्तान कम्युनिस्ट पार्टी। उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने पाबंदी लगाई थी। फिर एक चौथी जमात भी थी जिस पर पाबंदी लगाई गई थी और उतार ली गई, वो थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इमरान खान साहब ने इनके ऊपर 2021 में ये पाबंदी लगाई थी। 6 माह बाद वो वापस बहाल हो गए थे। और ये जो पाबंदी लगाई थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर, ये पाबंदी लगाई थी एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। एंटी टेररिज्म एक्ट की शिक के तहत किसी भी तंजीम को शेड्यूल 4 दहशत गर्द करार दे दें तो ये शेड्यूल 4 में रख दें तो वो पाबंदी लग जाती है। तो ये TLP का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया है कि मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट अल्टीमेटली इसे दहशतगर्द जमात करार देगी। शायद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाए, वहाँ से ये निकल जाए, यानी कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट उठा के इन्हें बाहर फेंकेगी, लेकिन दहशतगर्दी वाला जो सेक्शन है वो वहाँ पर मौजूद है। तो ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको दे दिया है। अब आप मुझे ये बताएं आपके पास इस बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, क्योंकि हम माजी में भी ये बात करते रहे और आगे भी इसके असरात होंगे। कुछ थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। ये इनिशियल जो फ्रेम कर दिए सिचुएशन, वो फैक्ट्स मैंने आपको बयान कर दिए। अच्छा शाह जी, जो 4 जमातें आपने बताई ना, एक और जमात थी जिसको बैन किया गया था, जनरल याया ने बैन किया था। अयूब खान की जो जमात थी कन्वेंशन लीग, उसको भी बैन किया था। कन्वेंशन लीग जो है ना, वाहिद 2 सियासी जमातें ऐसी हैं जो आइन में बाकायदा तौर पे उनको बैन, जो शेड्यूल 1 है उसमें बैन जो जमातें हैं जिनका तज़किरा किया गया, एक कन्वेंशन जो लीग है जनरल अयूब खान वाली, और एक जो है अवामी लीग जो उस वाली शेख मुजीबुर रहमान वाली, ये 2 सियासी जमातें थी। उसके बाद फिर ज़ियाउल हक जब आए, उन्होंने बैन कर दी तमाम सियासी जमातों को और नॉन पार्टीज़ जो इलेक्शंस हुए। फिर बैन नहीं किया था उन्होंने सियासी जमातों को,
उन्होंने नॉन पार्टीज बेस के ऊपर इलेक्शन करवाए थे। सियासी जमातें मौजूद थी लेकिन गैर जमाती इंतखाबात करवाए थे। गैर जमाती इलेक्शन के अलावा बैन भी किया था उन्होंने, जिसको चैलेंज किया था फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में। ये एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मशहूर ज़माना केस है, PLD 416 थी सुप्रीम कोर्ट की ऑफ 1988। उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब ये चैलेंज किया था तो सुप्रीम कोर्ट का 11 रुकनी बेंच था, उसने ये जो आर्टिकल 17 की आप बात कर रहे हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बाकायदा एक लेआउट कर दिया था कि किसी सियासी जमात को बैन करना है तो उसकी बुनियाद क्या होगी। उस जो फैसला था 11 रुकनी, उसमें उन्होंने कहा था कि जितनी भी सियासी जमातें अगर किसी को बैन करना है तो उसकी बुनियाद सिर्फ 2 ग्राउंड्स के ऊपर होगी जो आर्टिकल 17 के तहत, एक ये कि वो सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका साबित हो रहा हो और दूसरा उसका इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। ये 2 बुनियादें होगी तो उसकी बुनियाद के ऊपर किसी सियासी जमात को वो किया जा सकता है, किसी मजहबी मुनाफरत या इस तरह की भी किसी ग्राउंड के ऊपर किसी सियासी जमात को बैन नहीं किया जा सकता। तो ये 2 ग्राउंड्स अब हुकूमत ने आगे उनको वो चैलेंज करना होगा और ये साबित भी करना होगा कि क्या वाकई ये जो 17(2) के तहत ये PTI है वो इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और उसके सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान को वायलेट करती है या नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, ये अभी जो रिसेंट मोस्ट फैसला आया है, आपको याद है ना कि ये जो फैसला दिया मखसूस नशिस्तों वाला, इसी बुनियाद के ऊपर दिया गया कंप्लीट जस्टिस का वो आर्टिकल 187 कि ये PTI एक पॉपुलर जमात है और अवामी मैंडेट के साथ है। ये किसी इतने बड़े अवामी मैंडेट की सियासी जमात को मखसूस नशिस्तों से महरूम नहीं किया जा सकता। तो अगर इस फैसले के साथ देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये फिर इस तरह नामुमकिन होगा और ये हुकूमत के लिए इस रेफरेंस के ज़रिए PTI को बैन कराना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो मौजूदा जजेस की लॉट है वो उस चीज़ को भी देख रही है कि एक अवामी मैंडेट के साथ कोई सियासी जमात आई है, मखसूस नशिस्तें उनको दी गई हैं, तो बैन करना तो मेरा ख्याल है बड़ी दूर की बात अच्छा, है। मैं ना ये स्क्रीन पे भी चला देते हैं, आर्टिकल 17 में पढ़ देता हूँ ताकि हमारे जो देखने वाले हैं सुनने वाले हैं उनको ज़रा एक वजाहत हो। आर्टिकल 17 ये स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है और मैं पढ़ भी रहा हूँ कि एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी। यानी कि पाकिस्तान के जो कवानीन है उनके खिलाफ कोई ना हो और पाकिस्तान के मुफादात के खिलाफ ना हो, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ ना हो, पाकिस्तान के इस्तेकाम और इत्तेहाद के खिलाफ ना हो और पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ ना हो, तो कोई भी किसी भी जमात से आप एसोसिएशन कर सकते हैं। नंबर 2, इसी सेक्शन यानी कि आर्टिकल 17 का सेक्शन 2 कहता है कि एवरी सिटीजन नॉट बीइंग इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल हैव द राइट टू फॉर्म और बी ए मेंबर ऑफ ए पोलिटिकल पार्टी subject to any reasonable restriction imposed by the law in the interest and sovereignty और integrity of Pakistan and such and यानी कि कोई भी शख्स जो कि हुकूमत पाकिस्तान का मुलाजिम नहीं है और वो उसके पास राइट है कि वो किसी भी सियासी जमात का मेंबर बने, ताहम जो लॉज जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं उसके अंदर रहते हुए, ठीक है। और फिर क्या है, सच लॉ शैल प्रोवाइड दैट वेयर द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर्स that any political party has been formed or is operating in a manner prejudicial to sovereignty or integrity of Pakistan, और जहां पर वफाकी हुकूमत समझती है कि कोई भी जो जमात मौजूदा है वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ है या पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनके खिलाफ है, तो वो आगे कहते हैं कि द फेडरल गवर्नमेंट शैल विद इन 15 days of such declaration refer the matter to the Supreme Court whose decision on such a reference shall be final। यानी कि जब अनाउंस करेगी फेडरल गवर्नमेंट तो 15 दिन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजना है और उसका जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो आएगा और वो फाइनल होगा। और इसकी सेक्शन 3 है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी शैल अकाउंट फॉर द सोर्स ऑफ इट्स फंड्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, कि हर सियासी जमात को जो सोर्स हैं अपने आमदन के वो लॉ के मुताबिक, वो आपको पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो लॉ है उसके मुताबिक आपको फ्राहम करने होंगे। तो ये तो आइन ये कहता है। अब आप वाली बात कि ये तो खड़ा नहीं होगा कि हुकूमत के बारे में आगे
एक फैसला आ चुका है जिसमें PTI को मखसूस नशिस्तें दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 13 जजेस का बेंच है जो 13 मेंबर्स हैं, 13 में से 8 ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दे दिया है। तो इसलिए ही लगता ये है कि ये मामला इस लॉ के तहत शायद सस्टेन ना करे, लेकिन एक इजाफी काम क्या होने जा रहा है जो मोस्ट लाइकली है वो होगा कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1999 उसके तहत भी कार्रवाई होगी। ठीक है जी, बिल्कुल। मेरा ख्याल है सेकंड ऑप्शन ही हुकूमत जो है ना, क्योंकि ये ऑब्वियस लग रहा है सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस जो है ना वो कोई ये कामयाब नहीं हो सकती, तो फिर सेकंड ऑप्शन की तरफ ही जो है शेड्यूल 4 में डाल के फिर मनकूला गैर मनकूला तमाम जायदादें भी जब्त हो जाएंगी और सियासी पार्टी को भी जो है ना वो उसके हवाले से वो किया। लेकिन इसमें एक और मामला भी है ना कि अगर आप एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत भी इस जमात को बैन करते हैं तो उसमें मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। चैलेंज होगा ना, फैसला तो चैलेंज होगा। बिल्कुल। तो फिर मामला लंबे नहीं हो जाएंगे, या मैं तो समझता हूँ कि फिर भी सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा के रख देगी। शायद जी मामला लंबे, मेरा ख्याल है हुकूमत भी यही चाहती है ना कि मामला लंबे हों और ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला भी जो है लटका रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये शायद ये भी हुकूमत की तरफ से एक टैक्टिक्स हो सकती है कि ये उसको फिर जितना वो हो सके। अच्छा फ़खर, मुझे ये बताएं कि ये फैसला लिया क्यों गया? हाँ, दिस इज़ द पॉइंट। अब मैं इसकी तरफ आना चाह रहा हूँ। फ़खर, आज से चंद दिन पहले, चंद हफ्ते पहले आपको याद हो, पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई तौर पे पंजाब हुकूमत के होम डिपार्टमेंट ने एक समरी मूव की फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है वजारत दाखिला को, और उस समरी में कहा गया कि जो 9 मई के वाक़यात हैं इसमें ये जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मुलव्वस है, और कहा गया कि हमने जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की है उसमें ये जो अटैक हुए थे 9 मई की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, फौजी इंस्टॉलेशंस के ऊपर भी, सरकारी तनसीबात के ऊपर भी, वो अटैक करवाए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की तरफ से और एक सोचे समझे मंसूबे के तहत। और पंजाब हुकूमत जिसकी ज़ाहिर सरबराह मरीम नवाज साहिबा, उसने ये समरी मूव की थी। किसको? फेडरल गवर्नमेंट को समरी मूव की थी। और अभी आपके सामने है ये मामला कि फेडरल गवर्नमेंट के पास वो समरी आ गई, और उस समरी पर अमल दरामद करते हुए इसके ऊपर जो अगली कार्रवाई की है वो फेडरल सेक्रेटरी हैं वजारत दाखिला के, उन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो मिनिस्टर हैं, वजीर दाखिला हैं, उन्होंने इस सारे मामले को आगे बढ़ाया है। और इसके पीछे जो रिपोर्ट्स हैं फ़खर, इसके पीछे जितनी भी बैक ड्रॉप पे काम कर रही हैं वो हमारे मुल्क के जो खुफिया इदारे हैं वो काम कर रहे हैं। इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, ISI ने इन्वेस्टिगेशन किया है, मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस पे जो अटैक हुए हैं उस पे MI ने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, उस पे CTD ने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं, उस पर पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस किए हैं। क्योंकि मुकदमा जब भी अदालत में जाएगा उसमें खुफिया एजेंसियों की जो तहकीकात हैं वो सामने नहीं लाया जा सकती, क्योंकि उनकी प्रोसिक्यूशन वो अपने काम को, इंफॉर्मेशन को डिफेंड नहीं कर सकते, अदालत में नहीं आ सकते। इसलिए आगे जो आएगी वो आएगी पंजाब पुलिस आएगी और CTD आएगी और पंजाब गवर्नमेंट आएगी, और उसने आगे आके अपने इस जो फैसले को डिफेंड करना है जो कि फेडरल गवर्नमेंट का फैसला है। और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ज़ाहिर है वजारत दाखिला वो एजेंसी है या वो वजारत है वो जो इसको डिफेंड करेगी। अब ये बात तो हमारी क्लियर होगी कि ये फैसला किधर से हुआ, यानी कि फैसला इस्टेब्लिशमेंट ने सिविलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर किया है, सिविलियन गवर्नमेंट ने हाँ किया उस फैसले पे। मेरा नहीं ख्याल कि सियासी जमातें किसी भी दूसरी सियासी जमातों पर पाबंदी लगाने के हक में होती है। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई जिसे कहते हैं कि ये खुशी से किया होगा, लेकिन क्योंकि ये फैसला अनाउंस नून लीग की गवर्नमेंट ने किया है तो वो उसके जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हम फौजी इस्टेब्लिशमेंट को इसलिए नहीं करार दे सकते क्योंकि वो तो सामने नहीं आए, सामने तो ये आए, और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ये मामला आगे चलेगा, और ये फैसला करने वालों को समझ नहीं आ रही कि जब भी किसी भी जमात को आप दबाते हैं या पाबंदी लगाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग उसकी तरफ रुजू करते हैं।
सबसे ज़्यादा लोग जो हैं, आप देख लें जब टीवी चैनल बंद कर दिए जाते थे तो सबसे ज़्यादा लोग ढूंढ के निकालते थे इस टीवी चैनल को देखें। किताब किसी पर पाबंदी लगाई जाती है आज भी, तो सबसे ज़्यादा लोग ढूंढते हैं, कहते हैं किताब देखें। बल्कि वो मेरी जब किताब आ रही थी 2015 में, तो मुझे किसी ने कहा कि यार तुम्हारी किताब में तो काफ़ी एनफ मटेरियल है, तुम इसे उर्दू में छापो, ये फौरी बैन हो जाएगी और तुम्हारी किताब बहुत बिकेगी। मैंने कहा यार मैं ऐसा स्टंट नहीं करना चाहता, बिकती है तो वैसे ही बिक जाए, दैट इज़ फाइन। तो किताब मशहूर करने के लिए भी यही है कि इसको बैन कर दें। तो मेरा ये ख्याल है कि फ़ैसला तो उन्होंने ले लिया है, लेकिन ये फ़ैसला बहुत लंबा अरसा जारी नहीं रह सकेगा। ये और ज़्यादा बानी पीटीआई इमरान खान को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, उसके हाथ मजबूत कर रहे हैं, लोगों को और ज़्यादा उसकी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग यही है, आप क्या कहते हैं? शाह जी, मेरा ख्याल है कि ये बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी हमेशा ये इस तरह दबाव डाला जाता है, चाहे वो किसी सियासी जमात हो, किसी मीडिया इदारे के ऊपर हो, उसकी जो पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है, ये हमेशा तारीख से भी हमने सीखा है और देखा भी है। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से अग्रेशन ये इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और इस हवाले से बढ़ रही है, उससे दुगनी मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर भी जो है एक अग्रेसिव वो कैंपेन है वो ज़्यादा वो होती जा रही है। फ़खर, तो इससे मुझे लगता है वैसे कि ये अग्रेशन जो है ना वो पीटीआई की तरफ से भी बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली मुझे यही लगता है कि ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं मामलात, और तसादुम का फिर अंजाम जो है ना, एक तो वो जो आपने उस दिन खबर ब्रेक की है इमरजेंसी प्लस वाला, मुझे तो उससे भी आगे की तरफ कोई ये मामला जाते हुए लग रहे हैं। फ़खर, अगर इमरजेंसी लगी ना तो मेरी बात एक याद रखना, ये इमरजेंसी जजों के खिलाफ लगेगी। ये मरकज़ में बैठे हुए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, इनके जजेस के खिलाफ कार्रवाई होगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, ये बेसिकली तीन ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा जो इस एक्टिव। टाइम तो मेरा ये ख्याल है कि, और ये तबाहकुन फैसला होगा, मैं आपको ये भी बात बता दूं, ये इसके नताइज भी ठीक नहीं होंगे। लोगों के दरमियान गुस्सा बढ़ रहा है और हम लोगों की तरफ नहीं देख रहे, हम सिर्फ अपना मफाद देख रहे हैं। ये फर्दर चीज़ों को ये और दबा रहे हैं, ये और ज़्यादा, जितनी ज़ोर से आप किसी को दबाते हैं उतनी ज़ोर से वो निकलता है। तो मुझे तो ये लगता है। अच्छा, एक वो आप बता रहे थे कि कोई ये जो है 3 लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी कोई होने जा रही है। जी अच्छा, आप फ़खर ये देखें कि पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने तो किया ही किया ना, हम तो उनको बुरा कहते हैं कि वो जुल्म किया उन्होंने, अयूब खान, याहिया खान, ज़ियाउल्लाह, मुशर्रफ साहब, ये करते आए। उन्होंने तो वर्दी पहनी हुई थी ना, कासिम सूरी साहब ने तो वर्दी नहीं पहनी हुई थी। कासिम सूरी साहब ने अप्रैल 2022 में जब अपोजिशन ने एक तरीके अदम एतमाद पेश की तो उसको आपको पता है उड़ा दिया था, और वो आइन से मुतसादम था। और उस वक्त के जो सेक्रेटरी नेशनल असम्बली थे, उस वक्त की नेशनल असम्बली की जो इंतजामिया थी, आज भी है, एडिशनल सेक्रेटरी भी आज बैठे हुए हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लेजिस्लेशन है आज, उन सब ने सेक्रेटरी को कहा था और स्पीकर असद कैसर को कहा था ये आप आइन से मुतसादम काम कर रहे हैं। और असद कैसर को इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि मैं रिजाइन दे दूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, और असद कैसर ने नहीं किया था, कासिम सूरी ने किया था ये काम। आजकल वो बाहर बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ अब आप 2 साल बाद उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 2022 में हुआ ना, तो आज 24 है, आज करेंगे। फिर 9 मई वाला वाकया 2023 का है, आज 24 में आप करेंगे। और अब तो ये इमरान खान की बहनें, जो 3 बहनें हैं, कौन सी 3 बहनें? एक तो अलीमा खान है, एक जो है वो उज़मा है, एक नौरीन है। तो इन 3 बहनों के खिलाफ भी आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, यानी कि इनको भी आप अंदर करने जा रहे हैं। मतलब तो ये है इसका कि आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के या सरकारी मशीनरी के मसल की बात करते हैं, तो वो तो बिल्कुल है, लेकिन एट दी लॉन्ग रन इसका डैमेज होगा। या तो यह है कि आप मुल्क में इतने पैसे ले आए, लोगों को खुशहाल करने की कोशिश करें, लोग कहेंगे जी ठीक है, लेकिन लोग, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल टर्मोइल पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुआ, और ये टर्मोइल उस वक्त तक रहेगा जब तक कोई ना कोई इंगेजमेंट या कोई ना कोई सोल्यूशन इमरान खान का नहीं निकल आता। मैं तो यही समझता हूँ। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये 9 अप्रैल को फैसला आया था 2022 में सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि ये 3 लोग हैं जिन्होंने ये आइन की खिलाफ वर्जी की है,
तो क्लियर कट जो है उस टाइम सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले को बुनियाद बना के ये अगर उसी टाइम इनिशिएट करते तो शायद ये अब इनको ये इस तरह की चीज़ों की जो है ना वो भी ना होता, ज़रूरत ही ना पड़ती। तो ये बड़ा डिले किया है इन्होंने। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल। तो मेरा फ़ख्र आज यही है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। हमने बिटवीन द लाइंस आपको सारी खबरें दी हैं, बताया कि ये फैसला हुआ कैसे है, कब है, किसने किया है, ये भी आपको पता लग गया है। और इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपने कोई राय देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे हमें दीजिए।